सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए है, जिनका टॉपिक है जुडिशरी। पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार से सुनिश्चित की जाती है। देखिए बच्चों, हमारी जो न्यायपालिका है जिसका मेन काम क्या है कि जो भी लोग कानूनों को नहीं मानते उनको सजा देने का काम न्यायपालिका करती है। लोगों को न्याय दिलाने का काम न्यायपालिका करती है। अगर न्यायपालिका, अगर हमारी जुडिशरी किसी के दबाव में काम करेगी तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएगी। तो भारतीय संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके, न्यायपालिका को किसी के दबाव में न लाया जा सके। तो उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं प्रावधान को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे पता चलता है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और उस पर किसी का दबाव नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की। देखिए भारत में जो चीफ जस्टिस होता है वो मेन व्यक्ति होता है और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का सर्वा होता है। तो जो उसकी नियुक्ति जो है संसद या विधानमंडल के द्वारा नहीं की जाती, उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से बात करके उनकी सलाह से जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिससे कि एक सही व्यक्ति चीफ जस्टिस बन सके। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति इतनी पारदर्शी है कि उसमें जो है निष्पक्षता रहती है और वो बिना किसी दबाव के काम करती है। आइए जानते हैं दूसरा ऐसा क्या कारण है जिससे इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। सबसे मेन बात है इनका कार्यकाल। अगर देखिए जजों का जो कार्यकाल होगा वो छोटा होगा तो वो निश्चित रूप से काम नहीं कर पाएंगे। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को निश्चित रूप से काम करने के लिए उसको एक उपयुक्त और सफिशिएंट जो है कार्यकाल प्रदान किया गया है। आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग जो कार्यकाल निश्चित किया गया है। जो हाई कोर्ट के जज हैं वो 62 साल तक काम कर सकते हैं, वहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 65 साल तक कार्य कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संविधान ने इनको इतना निश्चिंत होकर काम करने के लिए समय दिया है जिससे कि न्यायपालिका के फैसले कोई प्रभावित नहीं हो सकते और न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हटाने की कठिन प्रक्रिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाना इतना आसान काम नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर मान लो ये फैसले अपने हिसाब से देंगे तो इन्हें हटा भी दिया जाएगा, नहीं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने और भारतीय संविधान ने इस बात का प्रावधान किया गया है, इस बात का तरीका निकाला है कि न्यायाधीशों को हटाना आसान ना हो ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। देखिए न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलती है जिसको हम महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट लाना और उसको लागू करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जो है अगर इम्पीचमेंट जो आपको लागू करना है उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। यानी कि अगर आपको मुख्य न्यायाधीश को हटाना है, अगर न्यायपालिका के जज को हटाना है तो आपको संसद का 2/3 बहुमत चाहिए। और 2/3 बहुमत बहुमत जो है बहुत ज्यादा होता है। यानी कि ये उसी स्थिति में हो सकता है जब पक्ष और विपक्ष मिलकर जो है न्यायाधीश को हटाना चाहे। तो इस तरह से न्यायाधीश को हटाने की जो कार्रवाई है वो बहुत कठिन है। यही कारण है कि वो अपने काम को निष्पक्ष रूप से और आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेतन की। देखिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में वेतन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वेतन कम होगा तो व्यक्ति हो सकता है काम उस सही ढंग से भी ना कर पाए या उसके काम में गुणवत्ता ना आए। भारत के संविधान ने जो न्यायाधीशों के लिए वेतन की व्यवस्था की है वो इतनी अच्छी की है कि उन्हें वेतन के रूप में जो है कोई परेशानी ना हो। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको करंट में 2,80,000 रुपये मिल रहे हैं, जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,50,000 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि उनको कहीं ना कहीं पर्याप्त रूप से वेतन प्राप्त हो रहा है और इतना वेतन बड़ा प्राप्त है जिसकी वजह से उन्हें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में शामिल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि जो वेतन है वो इतना सफिशिएंट है, वो उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कहीं ना कहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सबसे मेन पॉइंट है वो है आलोचना की मनाही। आलोचना की मनाही का मतलब ये है कि देखिए आजकल क्या होता है कि लोग जो है सोशल मीडिया पे आलोचना करना शुरू कर देते हैं किसी भी चीज की।
न्यायपालिका की बात पे हमें ये समझना होगा कि न्यायपालिका ने जो फैसले ले लिए हैं या जो जजमेंट आए हैं उनको सभी को मानना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो है न्यायपालिका की आलोचना नहीं करती और ना ही कर सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, यानी कि एक तरह से न्यायपालिका के कटघरे में वो आ जाएंगे और हो सकता है उसके लिए उन्हें सजा का भी प्रावधान हो। यानी कि न्यायपालिका जो निर्णय देगी वो स्वतंत्र है और उसकी ना तो कोई आलोचना कर सकता है और उसके जो फैसले हैं वो पूरे भारत में सभी पर लागू होते हैं। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकती है। छठे पॉइंट पे बात करेंगे कि निचली अदालतों में कार्य पर रोक। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो बहुत मेन व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं न्यायमूर्ति कहा जाता है उसको, और लोग काफी उस पर विश्वास भी करते हैं। उसकी कार्यशैली से ही जो है लोगों को न्याय प्राप्त होता है। निष्पक्षता बनी रहे इसलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अवकाश के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, यानी कि किसी भी निचली अदालत में वो जो है कार्य नहीं कर सकता, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता बनी रहती है, सुप्रीम कोर्ट की प्रासंगिकता बनी रहती है। यही कारण है कि उपरोक्त कारणों की वजह से, जो मैंने अभी बताया है, उनकी वजह से ये पता चलता है कि हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट है, निष्पक्ष है और वो बिना किसी दबाव के कार्य करती है। वो बिना दबाव के कार्य करे उसके लिए ये जो प्रावधान दिए गए हैं ये काफी हैं, जिसके माध्यम से न्यायपालिका अच्छे से अपना कार्य कर सकती है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया हो गया कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सोनू कश्यप का सर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो आती रहे। अगली वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।